भारत देश में 1 जुलाई से नए 3 कानून लागू हो चुके हैं। उसके बाद से कई सारे बातें सामने आ रही है। जो उदयपुर बार एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे, कानून को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरह की उनके लिए चैलेंजिंग है। सर, जो नए 3 कानून जो लागू हो चुके हैं, क्या सोचते हैं सर, किस तरह वकीलों के लिए चैलेंजिंग रहने वाला है? केंद्र सरकार और लॉ कमीशन ने मिलकर इस एक्ट को कुछ चेंज किया है। काफ़ी सारे धाराएं हटा दी है और धाराएं वही दी है, सेक्शन थोड़े चेंज हो गए, ऊपर नीचे हो गए। उनको थोड़े से जैसे एक पार्ट बनाते हैं ना, जैसे फर्स्ट का 1 2 3 4 ऐसे पार्ट बढ़ गए हैं। थोड़ा चैलेंजिंग अभी हम लोगों को है ही है कि हमें पुरानी धाराएं सब याद आ रही है, ठीक है ना। पुराने धाराएं के ऊपर ही हम नहीं आज तक आए। नए जो धाराएं अभी जो नया एक्ट आए और नई धाराएं आई है उसके हिसाब से लगाएंगे। लेकिन चैलेंज ये है कि ये कितना इम्प्लीमेंट हो सकेगा और ये कितना नुकसान है या फ़ायदा है। ये तो क्या है, जब ट्रायल चलेगी और जब यानी रेगुलर मुकदमे दर्ज होंगे उसके बाद एविडेंस के अंदर थोड़ा चेंज हुआ है। जो CRPC पुरानी थी उसमें थोड़ा चेंज हुआ है। IPC में कुछ धाराएं हटा दी थी, अब उनको नया चेंज किया है। तो न्याय सुरक्षा संहिता, न्याय सुरक्षा कानून और एविडेंस एक्ट है। तो ये तो क्या, जब ट्रायल चलेगी तब पता चलेगा कि हमको कितना फेस कर रहे हैं और कितना नुकसान और कितना फ़ायदा। अभी टिप्पणी करना इस एक्ट के ऊपर मेरे को नहीं लगता है। आपके साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे, वह भी इनके लिए चैलेंजिंग है, पुलिस डिपार्टमेंट हो या दूसरे हो। मैं एक बात बताता हूँ, अपराध कम होगा इससे। क्योंकि पहले क्या होता था, हम जैसे एक छोटा सा साइड प्लान बनाने गए किसी क्राइम का, अब उसका वीडियो बनेगा जिसमें एविडेंस भी खड़ी है और उसको अपलोड एक ऐप पे किया जाएगा। वो ऐप है ना, कोर्ट की फाइल से कनेक्टिंग रहेगी, तो वो गवाह हॉस्टाइल नहीं हो सकता। आप समझ गए ना। तो क्राइम कम होगा। ये जो कानून आया ना, वो क्राइम को रोकने के लिए ज़्यादा बनाया गया। हाँ, और एक बात बताता हूँ मैं आपको कि पहले जो परिवाद में रख लेते थे, मुकदमा आया परिवाद में रख लिया, अब उनको अपलोड करना पड़ेगा और दर्ज करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि मैंने परिवाद दे दिया, किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, पुलिस को दे दिया, वो 1-1 महीने तक जांच कर रहा है, फिर कह रहा है कि नहीं है, फिर है ना वकील साहब 156(3) के अंदर इस्गासा लेके फिर वापस FIR। अब ये नहीं होगा। आपको अगर उसको नहीं लेना है, नहीं दर्ज करना है, तो आपको कंडीशनल डालनी पड़ेगी और आपको दर्ज करना पड़ेगा। इनके लोगों के लिए लाभदायक है, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा, अपराध कम होगा, मुझे ऐसा लगा। जो कि मैंने जितने स्टडी किए उसमें इतने स्ट्रिक्टली कानून बनाए हुए हैं। मैं आपको एक और बताऊँ, कसाब का उदाहरण देता हूँ। उसमें कई इन्वेस्टिगेशन में खामियां रही है, उसको इसमें पूर्ति की गई है। जैसे बाहर का मुलजिम को नहीं बना सकते थे पहले, क्योंकि एविडेंस पूरी नहीं होती तो वो बच जाता था। अब आप यहाँ बैठ के भी बाहर के मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हो। ऐसे कई कानून चेंजिंग किए जो गवर्नमेंट ने अच्छा ही किया, मैं तो ये मानता हूँ। हाँ, आप बताएं, क्या सोचते हैं जो नए कानून आए उसमें? वही नए कानून जो है, क्योंकि कल से प्रभावी हो गए तो अब लागू तो रहेंगे, लेकिन अब अलग अलग ओपिनियन है इस पे। सर, जो मेरा निजी मानना यह है कि जो 85% पार्ट तो एज इट इज़ रिपीट किया है। जो पुरानी संहिताओं में चल रहा था वो को वही लेकर के इन्होंने इसमें भी डाल दिया, और खाली एक 10-15% पार्ट को चेंज करने के लिए पूरी संहिताएँ चेंज करना जो है ये वैसे सही नहीं था। क्योंकि इस पर जो आखिर में चर्चा तो हुई नहीं थी, बिना चर्चा के पारित हुए थे। और इन्होंने बताया है कि साहब ये नए कानून से जो है स्पीडी ट्रायल होगी या ट्रायल जल्दी निपटेगी, तो ऐसा इसमें कोई प्रावधान मेरे को दिखा नहीं इसमें। क्योंकि जो डिस्चार्ज के जो प्रोविज़न पहले भी थे और आज भी लगाए इन्होंने, समन केस में इन्होंने एक नई बात और लगेगी, अगर आधारहीन मामला है तो उसको डायरेक्टिव भिड़ते ही फर्स्ट स्टेज पे जो है मजिस्ट्रेट चाहे तो दोष मुक्त कर सकता है या उसको निर्मुक्त कर सकते हैं। पुरानी जो CRPC थी उसमें भी डिस्चार्ज के प्रावधान सेशन न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय, समन न्यायालय सब तरफ थे। लेकिन बात यह है कि उन प्रावधानों का मजिस्ट्रेट या अधिकारी जो है, न्यायिक अधिकारी, उनका उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि इतने समय से मुकदमों की पेंडेंसी के लिए हमेशा एक धारणा बन गई है कि वकील दोषी है, वकील दोषी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो CRPC हो या भले अभी जो नई BNSS लाई है उसमें भी जो प्रावधान तो किए इन्होंने कि भाई अगर केस में दम नहीं है तो उसको शुरुआती स्टेज पर ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन क्या पता तो इनके कोई डर है मन में, इस कारण से ये पूरी ट्रायल अनावश्यक, जब पता है कि केस में ख़त्म कुछ होना धोना नहीं है, फिर भी केस को अननेसेसरी जो है 4-5 साल तक लगाते रहते हैं। तो जब तक उन प्रावधानों को आप उपयोग ही नहीं करेंगे तब तक उसका स्पीडी ट्रायल तो होने से रही। चैलेंजिंग क्या है? दूसरा चैलेंजिंग ये है कि थोड़ा पुलिस को कुछ पावर ऐसे दे दिए हैं जिसका मिसयूज होने की संभावना है। जैसे एक जो भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पास की है उसमें धारा 172 लगाई है इन्होंने। उस धारा 172 में ये एक प्रोविज़न कर दिया है कि सब पुलिस अधिकारी को लगता है तो कोई भी व्यक्ति जो है पुलिस अधिकारी के युक्तियुक्त निर्देशों को मानने के लिए बाध्य रहेगा।
अब युक्त निर्देश पुलिस के क्या हो सकते हैं, ये कोई डिफाइन तो है नहीं। तो अगर पुलिस की इच्छा हो, मर्जी पड़े, कहते भैया तू यहाँ बैठ जाए, तो उसको बैठना, अगर नहीं करे तो उसको 24 घंटे के लिए अंदर भी कर सकते हैं वो। तो ये एक अननेसेसरी बेकार का पावर दिया है इन्होंने। और दूसरा है क्या है कि इसमें एक नुकसान और ये है कि जो 3 साल से 7 वर्ष तक की सज़ा से दंडनीय अपराध है, उसके बारे में पुलिस को एक कह दिया गया है कि साहब अगर आपको लगता है तो आपको FIR दर्ज नहीं करनी है। 14 दिन तक इनको जांच का इन्होंने एक टाइम पीरियड दे दिया कि आपको 14 दिन तक आप जांच करो। तो इसमें क्या है कि एक नुकसान ये हो सकता है कि जो 7 साल से कम अवधि के जो केस है उसमें 14 दिन में काफ़ी सारी साक्ष्य परिवर्तित होने की संभावनाएं रहती है, कुछ लिपापोती की संभावनाएं भी रहती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो पहले डायरेक्शन था ललिता कुमारी केस में 2014 में, उन्होंने ये कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर जांच करनी हो तो 7 दिन के अंदर ख़त्म करें, लेकिन इसमें ज़्यादा बढ़ा दी है तो थोड़ा नुकसान कर दिया है। सर क्या सोचते हैं, नए कानून जो लागू हो चुके हैं, एक पुराने एडवोकेट्स हैं, अब फिर से जो केस है उनको स्टडीज़ करना पड़ेगा, जो धारा है उनको पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये जो कानून बनाया है ना, बहुत जल्दबाजी में बनाया है। इन पे डिबेट कहीं भी नहीं हुई। कानून बनाने का, इस तरह के जो कानून हैं उनका कायदा ये होता है कि उनको बार कौंसिल को भेजना चाहिए था, बार कौंसिल में इसका डिस्कशन होता, जनता में भेजना चाहिए था। इवन पार्लियामेंट में भी इन पे डिस्कशन नहीं हुआ। पार्लियामेंट को के भी सदस्यों को आपने उठा के बाहर फेंक दिया और ध्वनि मत से पारित करके आपने कानून बना दिए। तो ये लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे। आज मेरी सारी लाइब्रेरी बेकार हो गई, 2 लाख की, 1.5 लाख की, 5 लाख की, जितने की भी किताबें सब बेकार हो गई। अब मैं क्या रोज़ मिलाऊंगा, ये धारा यहाँ से लाऊं, ये धारा यहाँ से लाऊं? आप में कोई भी अकल वाला होता है इनमें, तो आपने मजमून नहीं बदला है धाराओं का। धाराओं के अंदर जो डाला है ना, वो का वही मसाला है, कुछ बदला है आपने, कुछ धाराओं को बदला है, बहुत नॉमिनल। तो वो आप वैसे भी बदल सकते थे। तो सर चैलेंज क्या रहने वाला है अब? चैलेंज तो अब हम क्या करेंगे बुढ़ापे के अंदर। अब नौजवान लोगों को आगे आना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि उनके फ्यूचर के, अब पुलिस को इतने ज़्यादा पावर दे दिए, 15 दिन से ज़्यादा आप रिमांड पहले नहीं दे सकते थे, अब अनलिमिटेड रिमांड। आप कोर्ट ने जमानत ले ली, फिर पकड़ करके ले जाए। अरे आप कौन से ज़माने में रह रहे हो? 90 दिन के अंदर अगर चालान पेश नहीं किया, जमानत पे छूट जाएगा। वो सारे प्रोविज़न ख़त्म कर दिए। अब एक एक प्रोविज़न्स को निकाल करके आप देखोगे तो इतना ड्रैकोनियन कानून है कि आप उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप बताएं सर, क्या सोचते हैं इस नए कानून पर, क्या चैलेंजेस जो एडवोकेट्स हैं उन पर रहने वाले? हमारे साथी वक्ता ने अभी कहा जैसे कि निश्चित रूप से इसको बार काउंसिल और सब जगह भेजा गया है, सब जगह इसके बारे में चर्चा की गई है, इसकी व्यापक चर्चा की गई है। और हर कानून हर चीज़ बनती है, उसमें कोई ना कोई कमी रह सकती है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ इसके अंदर प्रोसेस का बहुत अच्छा है। टेक्निकल जो अपराध जो सामान्यतः तकनीकी कारणों से छूट जाता था, आदमी अपराध कर भी सबको मालूम होता था कि इस व्यक्ति ने हत्या करी है, मर्डर कराया, पर छूट जाता था कई बार तकनीकी खामियों के कारण। इस बार उस तकनीकी खामियों के कारण से सज़ा का इसमें परसेंटेज अच्छा बढ़ेगा, अपराधी में भय व्याप्त होगा। देखो अपराध तो अपराध है ही है, जो वर्षों से अपराध होते आ रहे हैं। अपराध को तो बदल नहीं सकते हैं, अपराध को उसी श्रेणी में रखा गया है जिस प्रकार का गंभीर अपराध है, गंभीर अपराध, सामान्य अपराध, संज्ञेय, जमानती, अजमानती, सब प्रकार के अपराध हैं, ऐसा कोई नहीं है। पर हाँ, ये बात तो इसमें सेक्शन बदले गए हैं, नए रूप से नए सेक्शन में आए हैं। न तो कोई लाइब्रेरी ख़राब होने वाली है, सेक्शन बदले हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ अपराध बिल्कुल समाप्त कर दिए हैं, कुछ अपराध और जोड़े गए हैं जो आज के दृष्टिकोण से। पर ऐसा मानना है कि तकनीकी दृष्टिकोण से इसमें बहुत सशक्त रहेगा। और तकनीकी दृष्टिकोण से जितना सशक्त आज जो हो रहा है, आज मैक्सिमम जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। तो इस न्याय प्रणाली में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इसके लिए चैलेंज क्या रहने वाले हैं? किस तरह के चैलेंज आपके लिए हैं इस बार? वकालत अपने आप में एक चैलेंजिंग जॉब है, वकालत करना ही चैलेंजिंग जॉब है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वकील के जीवन में रोज़ एक नया चैलेंज आता है। और निश्चित रूप से कुछ समय पर वापस धाराएं सारी आ जाएगी। जैसे 302 जो पुरानी है, हत्या का अपराध है, शायद अब 103 हो गया, अब 103 हो गया है, अब 103 हो गया है। लोगों को ये समझने में थोड़ा समय लगेगा। पहले 302 हत्या एक झटके में कहते 302 का अपराध हो गया, अब 103 हो गया है। कुछ दिनों में ये रूटीन में आ जाएगी। हमारे साथी वक्ता जो कि वास्तव में ये
एक्यू साइड से बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, बताते हैं इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये थे उदयपुर के एडवोकेट्स जिनका जो नए कानून से हैं, जो 3 नए कानून लागू हुए हैं उन पर इन्होंने अपनी राय रखी। किन्हीं का कहना है कि जो कानून लागू हुए हैं वो उससे जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिल पाएगी, तो किसी का कहना है कि जो कानून बनाए गए हैं उनमें जो बाहर से जुड़े लोग हैं उनमें उनकी राय नहीं ली गई है। TV9 के लिए राजेश डांगी।